नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली में सेकंड सीरोलॉजिकल सर्वे कराया गया था, जो कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक सैंपल लिए गए और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आ गई है। पहले सीरोलॉजिकल सर्वे में 22% लोग जो कि एंटीबॉडीज़ पाई गई थी। एंटीबॉडीज़ का मतलब है कि उनको कोरोना का इन्फेक्शन होकर वो ठीक हो चुके हैं। इस बार इस सीरोलॉजिकल सर्वे में 29.1%, 29.1% लोग दिल्ली के अंदर एंटीबॉडीज उनमें मिली है। 29.1 उनके अंदर एंटीबॉडीज़ मिली हैं। एंटीबॉडीज़ का मतलब ये है कि वो इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। तो दिल्ली की आबादी अगर 2 करोड़ माना जाए तो इसके हिसाब से लगभग 58 लाख लोगों को वो एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं और वो ठीक हो चुके हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अलग अलग प्रेवलेंस देखी गई है। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, उसमें 29% है, साउथ में 27 है, साउथ ईस्ट में 33 है, न्यू दिल्ली में 24 है। और पहले के मुकाबले में जो डिफरेंस है वो 6% से लेकर 50% तक का डिफरेंस देखने में आया है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पहले 27.7 था, जो कि बढ़कर 29.6 हुआ है। इसी तरह से साउथ ईस्ट में जहाँ 22% था, अब 33% हो गया, 50% का इंक्रीज है। और सबसे ज़्यादा इंक्रीज इसी में देखने को मिला है। एवरेज इंक्रीज 25% के करीब जो है सीरोलॉजिकल सर्वे में 24-25% इंक्रीज। सर, कितनी आबादी को ध्यान में रखकर ये सीरो सर्वे? ये पूरी दिल्ली की आबादी को ध्यान में रखते हुए। कितनी आबादी है सर? दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है, उसके हिसाब से बनाया गया। सर, कितने सैंपल कितना? सैंपल 15,000 सैंपल लिए गए थे। 15,000 सैंपल पूरे 15,000 की रिपोर्ट है जी, सारे 15,000। सर, इसमें कुछ एज ग्रुप है? एज ग्रुप का बताता हूँ। 4 एज ग्रुप बनाए गए थे। 4 एज ग्रुप में ये था 18 साल से नीचे 25% लोगों को लिया गया, 18 से 50 तक 50% और 50 से ऊपर 25%। तो सर, सरकार से क्या मान रही है? क्या ये जो 22 से और आप करीब 29% आप बता रहे हैं, तो क्या ये सक्षमता है सरकार की कि भाई इतना हुआ है? या देखिएगा, इसको ये अच्छी बात ये मान सकते हैं कि 29% लोग ठीक हो चुके हैं। और परंतु अभी भी क्योंकि हार्ड इम्यूनिटी के लेवल तक नहीं पहुँचे हैं, तो जो लोग बचे हुए हैं उनको इन्फेक्शन का डर तो है। और लगभग 70% लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक हार्ड इम्यूनिटी, मतलब जिनको एंटीबॉडीज़ नहीं बने। लेकिन इसके अंदर मैं ये भी बता देता हूँ कि मेल्स जो हैं वो 28.3% है, फीमेल 32.2% है। कितने पुरुष सर? फीमेल 32.2 है, मेल जो है वो 28.3% है। लेकिन सरकार का अपना सिस्टम क्या है? मतलब ये एक अच्छी बात है कि इस रफ्तार से बढ़ रहा है? नहीं, देखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि हमें पता तो लग रहा है ना, कम से कम देखिएगा इतने परसेंट लोग हो चुके हैं, ये पता लग रहा है। Sir, female is 32 and male is 28.3%। सर, टोटल पॉपुलेशन को अगर कैलकुलेट करें 2 करोड़ की, तो कितने लोग? देखिएगा, 29.1% का मतलब ये होता है कि 100 में से 29 लोग इन्फेक्ट होकर उनके अंदर एंटीबॉडीज बन चुके हैं और ठीक हो चुके हैं। अगर 100 थे तो 29 हो गए, अगर 1 लाख थे तो 29,000 हुए, 1 करोड़ हुआ तो 29 लाख हुए। तो यानी परसेंटेज के अंदर है 29.1%। तो अगर दिल्ली की आबादी को 2 करोड़ माना जाता है तो 60 लाख लोग के अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं और वो ठीक हो चुके हैं। Sir, it is not as bad as it was expected, ना? Because हम लोग expect कर रहे थे कि it would have been higher, because वैसे it is exponential rise नहीं हुआ। नहीं, दिल्ली के अंदर लोग बहुत केयर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इतने तेजी से दिल्ली में नहीं बढ़ा। सर, इसमें एक सवाल ये है कि जो पहला सीरो सर्वे हुआ था उसमें जिन इलाकों में सैंपल लिए गए और आपने जो सीरो सर्वे किया उसमें जिन इलाकों में सर्वे किया गया और सैंपल लिए गए, ये दोनों इलाके अलग अलग थे क्या या एक ही थे? हाँ। देखो, पूरा साइंटिफिक सिस्टम होता है। हाँ। इसके अंदर हमारा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के अंदर लीड रोल में थे, उन्होंने पूरा सैंपल बनाया था, उसके हिसाब से सर्वे किया गया। और उसके बड़ा सिस्टम होता है कि किस एरिया में किस एज ग्रुप में कैसे लेने हैं सैंपल। जैसे हमने बताया कि 25% 18 साल से कम उम्र के सैंपल लिए गए और 25% 50 साल से ऊपर लिए गए और 50% 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में लिए गए। महिलाओं की रेशो, पुरुषों की रेशो भी रखी गई। अब जैसे 18% से कम वाले, 18 साल से कम वाले के बताएं तो उनके अंदर प्रेवलेंस ज़्यादा पाई गई है, 34.7% है। 34.7% है। 18 से 49 साल तक, 18 से 50 साल के बीच में जो लोग हैं 28.5% है और 50 साल से ऊपर वाले हैं 31.2%। जैन साहब, एक सवाल ये है कि कई सारे जो लेबर से श्रमिक हैं वो वापस चले गए, तो कितना अनुमान है आप लोग का कितने लोग वापस गए हैं
उसके बाद दिल्ली की आबादी क्या रह जाती है, बाकी वो लोग जो वापस देखिए, आ रहे हैं उनमें कितनी संभावना देखी जा रही है कोरोना की? देखिएगा, संभावना तो मैंने बताया ना कि दिल्ली के अंदर भी अभी सिर्फ 29% लोग ठीक हो चुके हैं, बाकी 71% लोगों को अभी भी संभावना है कि होने के चांस है। तो इसलिए जो भी लोग बाहर से वापस आ रहे हैं तो संभावना तो रहेगी। सर पिछली बार सैंपल साइज 21,387 था, इस बार 15,000 है, तो सैंपल साइज कम होना और इसकी रिलायबिलिटी होना, कितना आप डिफरेंस इसमें नहीं, ये मानते हैं? देखिएगा, इसमें बिल्कुल सैंपल साइज मैंने तो कहा था कि इससे भी ज़्यादा कर लें, पर उन्होंने जब पूरी दिल्ली का स्टडी किया गया तो 15,000 का बना, तो 15,000 का किया गया। तो आगे भी 15-15 के हिसाब से ही करेंगे, जिससे कि देखिए, वो साइंटिस्ट बताएंगे इसको कितना करना है। अच्छा, वो साइंटिस्ट तय करते हैं? साइंटिस्ट तय करते हैं कि इस आबादी, देखो इसमें हर क्लास के लोग हैं, आपके स्लम बस्ती भी हैं, मिडिल क्लास भी है, अपर मिडिल क्लास भी है, सभी तरह से होता है। एज ग्रुप भी सारे लिए जाते हैं, जेंडर भी सारे लिए जाते हैं, तो उसके हिसाब से पूरी दिल्ली को बनाया जाता है। जैन साहब, मॉल और दुकानें खोलने के बाद किस तरह का इफेक्ट आप लोग देख रहे हैं, क्या हो सकता है? कौन सी दुकान? मॉल और दुकानें खोलने के वो बाद तो काफ़ी दिनों से खुली हुई है। नहीं, तो इसका कोई असर पड़ा है आप लोगों के, कुछ है इसकी स्टडी? देखिएगा, जब अभी मैं बता रहा हूँ कि हमें लगता था शायद पिछली बार 22% था, तो शायद ये एकदम से एक्सपोनेंशियली काफ़ी बढ़ेगा, उस हिसाब से 25% बढ़ा है, तो हमें लगता है 50% तक शायद बढ़ेगा। सर कौन सा डिस्ट्रिक्ट बताया सबसे ज़्यादा जो संक्रमित है? साउथ ईस्ट 33। देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, संक्रमित नहीं कहेंगे, वो ठीक हो चुके हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक अकेला ऐसा टेस्ट है, अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो उसको खुश होना चाहिए कि भाई चलो मेरा तो पॉजिटिव हुआ, मुझे पता भी नहीं लगा। तो संक्रमित मत कहिए, वो ठीक हो चुके हैं, उनको एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। अभी मैंने जो आपको बताया था, ये नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम बढ़ोतरी देखी गई है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पहली बारी सबसे ऊपर था, 27.7% था, अब की बारी वो 6.7% की बढ़ोतरी है, सिर्फ इतनी बढ़ोतरी है। नॉर्थ ईस्ट या सेंट्रल? नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। तो इसका मतलब ये भी है, जहाँ पर पहले ज़्यादा था वहाँ पे कम बढ़ा है, और जहाँ पे सबसे कम था वहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने में मिली है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने में मिली है हमारे को, ये है साउथ ईस्ट में, जहाँ पर 22% पर 50% की बढ़ोतरी होकर 33% हुआ है। सर, व्हेन इज द नेक्स्ट सीरो सर्वे? नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से फिर से स्टार्ट होगा। हमने कहा था कि लगातार हम हर महीने 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, और सर आपने तो बताया इसको हम 50 जुलाई का माने, जैसा आप बता रहे थे, उसका पहले वाले का जून का मान के चले उसको? नहीं, देखिएगा, जो भी इसमें एंटीबॉडीज बनती हैं उनको बनने में 10-15 दिन लगते हैं। हाँ। हमने इस सर्वे को किया है 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, हाँ। तो एक्चुअल में आप ये मानिएगा जो उनको इन्फेक्ट हुए होंगे वो 15 दिन पहले हुए होंगे। सर साउथ ईस्ट में जुलाई आपने का बताया, साउथ ईस्ट में आपने बताया 50% का जंप है सर, क्या रीजंस देखते हैं इसको? क्या देखो, उसका रीज़न वही है कि जहाँ पे बहुत कम था तो वहाँ पे गुंजाइश ज़्यादा थी। जहाँ पर पहले देखो, जहाँ पर पहले पिछली बारी में एवरेज 22% था, एक डिस्ट्रिक्ट में 27.7 था, तो वहाँ पे बहुत ही कम इंक्रीज हुआ है। 27.7 का 29.6 हुआ। सर, इस बारे में कोई रिसर्च है कि एंटीबॉडीज किसी व्यक्ति के शरीर में कब तक रहती हैं, ये कोरोना वायरस? देखिएगा, मैं खुद तो साइंटिस्ट नहीं, पर जो साइंटिस्ट बता रहे हैं वो मैं आपके शेयर कर सकता हूँ। एंटीबॉडीज़ को बताया जा रहा है कि कुछ महीनों से लेकर, मतलब 3, 4, 5 महीने से लेकर 6, 7, 8 महीने तक काफ़ी संख्या में रहती है, उसमें कम होनी स्टार्ट हो जाती है। बट साथ ही साथ शरीर के अंदर टी सेल्स भी बनते हैं। टी सेल्स जो होते हैं वो, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, वो मेमोरी सेल कहते हैं। अगर आपको एक बार कोरोना हो गया है तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि दोबारा हो। So how will the results of this findings impact your strategy? आपकी स्ट्रैटेजी आगे रणनीति कैसे मैंने ड्राइव करेगी? देखिएगा, इससे हमारे को सबसे कई, इम्पोर्टेंट लर्निंग्स क्या है? देखिए, सबसे हमारे लिए भी, आप भी जब इसको मैं आपको दूंगा सारे, आप पढ़िएगा, खुद देखिएगा, हमारे लिए कितनी बड़ी लर्निंग है कि जहाँ पर पिछली बारी ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन था। हाँ। एक जगह पर 18% आ रहा था, एक जगह 12% आ रहा था, तो वेरिएशन काफ़ी हद तक बहुत क्लोज हो गया है। हाँ। ये जो वेरिएशन थे बहुत कम हो गए हैं, वेरिएशन क्लोज जा रहा है। तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि जो हर्ड इम्यूनिटी, जो लोग कह रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी की बात है, तो हर्ड इम्यूनिटी साइंटिस्ट का कहना है 40% से लेकर 60% तक हर्ड इम्यूनिटी होती है। तो हम अभी 29% है, और क्योंकि ये सर्वे किया गया था 1 तारीख से 5 तारीख तक, और उसमें 15 दिन पुराना जो एंटीबॉडीज आती हैं, तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद 1-2 महीने में शायद हम लोग उस पर पड़े। सर इसमें एज डेटा लाइफ फॉर 12,598 सब्जेक्ट्स ऑन जेंडर, ये क्या है? कौन से बना? सर थर्ड पेज 12,598 है। 12,000 टोटल एनालिसिस फॉर 12,000। सर डेटा एनालाइज फॉर 12,598, सेकंड लास्ट पेज।
ये देखिएगा जो उन्होंने हमारे को पेपर दिया है वही आपके साथ शेयर किया है मैंने। आप इससे नेक्स्ट वाला पढ़ लीजिए। सीरो सर्वेलेंस इन मेल्स 28.3%, फीमेल 32.2%। So females are more exposed. इससे ऐसा लग रहा है कहते हैं कि फीमेल जल्दी ठीक हो गई है, उनको पता भी नहीं लगा। सर इससे ऐसा लग रहा है कि 15,000 की जगह 12,518 का डेटा है ये, 12,598 का। नहीं ऐसा नहीं है। आप फर्स्ट पेज ही पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है पूरा 15,000 है। सर इसके अलावा So what is the reason? Because women stay mostly indoors. वो घर में रहती हैं, ज़्यादातर males are moving out. तो ऐसा क्यों कि antibody presence is more in women? देखिए वुमेन एज ए जेंडर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो सब मानते हैं। तो जो जल्दी ठीक हुए उनको पता भी नहीं लगा। सर इसका अब आगे का रोड मैप आप, क्योंकि लगातार हर दिन कुछ ना कुछ नया करने की बात कर रहे हैं, तो अब ऐसे में आपका रोड मैप क्या रहेगा इसको लेकर, क्योंकि ये एक नया डाटा जो अब आपके पास आ गया है। देखिएगा अभी हम ना पिछली बारी वाला और इस बारी वाला, इन दोनों को अब बैठ के कंपेयर अच्छी तरह करके देखते हैं कि हमारे को स्टडीज में कुछ चेंज करने की आवश्यकता है या नहीं है। एक तो पहले मतलब जितनी भी हमारी तैयारियाँ हैं उनको हम वी आर नॉट स्लोइंग डाउन। रीज़न क्या है, आप यूरोप देख लीजिएगा, अमेरिका देख लीजिएगा। अब यूरोप में भी 2-3 कंट्रीज़ में फिर से नंबर दिखने स्टार्ट हो गए हैं। अब हमारे देश में कल 69,000 के करीब हुआ है, देश के अंदर सबसे ज़्यादा हुआ। तो हम लोग ये नहीं मान के चल सकते कि भी दिल्ली में ख़त्म हो गया है। तो हमें अभी अपने गार्ड्स को बना के रखना पड़ेगा। सर इनके प्लाज्मा को लेकर कोई फैसला हुआ, जैसा आपने पिछली बार बताया था कि उसका अध्ययन चल रहा है कि इनका प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं कि नहीं? डोनेट कर सकते हैं, परंतु उनका पता तो लगना चाहिए इसको एंटीबॉडीज है। जब एक एक सवाल- बार ये डेटा 9,000 के करीब 10,000 से नीचे आ गया था जो एक्टिव केसेस, तब फिर से ये बढ़ रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए मैंने बताया ना, आप एब्सोल्यूट नंबर पे मत जाइएगा। अब ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन 1000 आए हैं, एक दिन 1300 आए हैं, पर ये मान के चलिएगा एक टाइम ऐसा 4000 रोज़ केस आ रहे थे। आज हमारी जो पॉजिटिविटी रेशो है एक टाइम पर 30% थी। अगर हम जितने भी टेस्ट करते थे उसमें से 30% लोग पॉजिटिव आते थे। आज दिल्ली का पॉजिटिविटी रेशो 7 है, तो वो नेशनल एवरेज से भी कम है, वो ठीक चल रहा है। सर इसके अलावा दिल्ली में आज काफी तेज बारिश हो रही है, जितनी भी मुख्य सड़कें हैं वहां पर जलभराव देखने के लिए मिल रहा है, ट्रैफिक जाम भी है। जलभराव से निपटने के लिए सरकार ने क्या तैयारियां की हैं? ऐसा लग रहा है कि जलभराव की तैयारी 1400 के करीब हमने पंप लगाए हुए हैं, और कहीं पर भी जहाँ पर भी जल भरा हो उसको तुरंत, अब कहीं भी देखिए बारिश खत्म होने के आधे घंटे के अंदर उसको क्लीन किया जा रहा है। सर क्या क्या तैयारियां हैं? क्या 1400 से ज़्यादा वाटर पंप हमने लगाए हुए हैं। सर लेकिन बार बार हर बार यही समस्या सामने आती है। अब मिंटो रोड की समस्या को सुलझा लिया गया, क्यों दिल्ली की समस्या को नहीं देखिए मैं सुलझाया? बता रहा हूँ आपको, आज अखबारों के अंदर बहुत सारी मैंने न्यूज़ देखी, और एक बार देख के मैं भी घबरा गया थी। अंदर जाके देखा तो गुरुग्राम की फोटोग्राफ छाप रखे सारे, और वो एनसीआर को भी दिल्ली मान लेते हैं। पूरे एनसीआर में कल जो हुआ तो वो दिल्ली से अलग था। सर गुड़गांव में तो नहीं सर, गुड़गांव की तस्वीरें तो हैं ही सर, लेकिन दिल्ली की तस्वीरें, दिल्ली की पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा जलभराव हो रहा है। आपको लग नहीं रहा है कि एक जगह को ठीक कर लेने से बाकी जगह को ठीक ना करना ये एक दिक्कत वाली बात है? अभी मैं आपको एक बार शेयर कर लेता हूँ, जितनी पूरे दिल्ली में पूरे साल में बारिश होती है, पूरे साल में 611 mm बारिश होती है, और 2 दिन के अंदर उसकी अगर 1/3 बारिश हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा बारिश है। परंतु हम फिर भी पंपिंग करके उसको जल्द से जल्द आधा घंटा 1 घंटे में निकालते हैं। सर एक सवाल ये है कि आईसीएमआर तो आपकी टेस्टिंग स्टडी से संतुष्ट है, लेकिन कोर्ट कह रही है कि आरटीपीसीआर लगातार कम हो रहे हैं और एंटीजन ज़्यादा हो रहे हैं। तो सर इस पे क्या कहेंगे? दूसरा मार्जिन ऑफ एरर जो है दोनों टेस्टों में कितना है आरटीपीसीआर? तो मुझे आईसीएमआर ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएगा। दोनों ही मेरे हिसाब से बराबर है, दोनों में फर्क नहीं है। परंतु मैं ये बता देता हूँ, जब आरटीपीसीआर में 70% ठीक होने की बात कही जाती है, 30% भी अलग है। 30% एरर। देखिए दोनों ही टेस्ट के अंदर फाल्स नेगेटिव हो सकते हैं, फाल्स पॉजिटिव किसी में नहीं होता। अगर आपका रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव आया है तो कन्फर्म है कि आप पॉजिटिव हैं। रैपिड टेस्ट में करने का आधे घंटे में टेस्ट हो जाता है, और दूसरे टेस्ट में 24 घंटे से 48 घंटे लगते हैं। तो जो लोग सिम्टम्स लेके आए, मान लो अस्पताल में आए, तो रैपिड करने में फ़ायदा ये होता है कि आधे घंटे में पता लग जाता है आपको अगर पॉजिटिव है या नहीं है। अगर उसको सिम्टम्स है तो उसका टेस्ट दोबारा भी किया जाता है, आरटीपीसीआर भी किया जाता है। आरटीपीसीआर में अगले दिन पता लग जाता है। लेकिन मार्जिन अगर आप कह रहे हैं दोनों में बराबर सही है? मेरे हिसाब से बराबर है, बाकी साइंटिस्ट बता पाएंगे कितना फर्क है। Thank you so much. Everybody was waiting.